ने फेल करे तेरे वाला झुमका। जी जी, बेस्ट कौन है सर? चल नहीं रहा है। एसएससी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराओ। गुड इवनिंग सर, प्लीज़ हेल्प मी सर। गुरुदेव प्रणाम। जी जी मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है, आप सबको नमस्कार। देखिए यार, कल हम जब वेन डायग्राम पढ़ रहे थे तो वेन डायग्राम में शायद तीसरे चौथे सवाल पे था, दूसरी टाइप के, तो उसमें आपको दिक्कत आने लगी और आप उस बात को वहाँ पर नहीं समझ पाए। तो हमने कल क्लास ये कह के छोड़ दिया था कि चूँकि ख़त्म होनी नहीं थी कल, और फिर मैं आधा कराता वेन डायग्राम और आधा फिर से शुरू करता तो उसका फ़ायदा होता नहीं, इसलिए आज सिस्टमेटिकली जो बचा हुआ हिस्सा है उसको तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, आइए जरा। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था, 150 वाले पे दिक्कत थी, उसको मैं समझा देता हूँ। ये भी हो गया था, यहाँ दिक्कत आई थी 150 वाली। कह रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हैं, वो तो केवल तर्क शक्ति में फेल होने वाले बच्चे कितने? भैया मैं कल इस बात को थोड़ा प्रेम प्यार से समझाना चाह रहा था, जो मैं समझा नहीं पाया। आज वो शुरुआत कर लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। कल मैंने एक टाइप लिखवाई, आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाना चाहा था जो आप समझ नहीं रहे थे। क्या दो सब्जेक्ट है ना, मैथ और रीजनिंग। हाँ, कि भैया पास ओनली इन मैथ is basically equal fail only in reasoning। ये दोनों ही बात सेम, लेकिन शायद मैं इस बात को आपको समझाने में उतना समर्थ नहीं था कल, या आप में से कुछ इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। आज इस बात को समझ लेते हैं दोबारा से। देखिए यार, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये है मेरे बच्चे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए और समझिएगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप समझने का प्रयास करें। मेरे बच्चों, ये मैंने कॉलम बना दिया उन बच्चों का जो मैथ में पास हुए हैं, जो मैथ में पास हुए हैं। रेड कलर से मैं एक पेन से बना दे रहा हूं उन बच्चों का एक कॉलम जो रीजनिंग में पास हुए हैं। ठीक है, रीजनिंग में पास हुए। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर आप थोड़ा गौर से देखें और मैं आपसे ये पूछूं, मैं क्या निकालना चाह रहा है, क्या निकल जा रहा है, इसके मारो बोले। मैं अगर आपसे सवाल में सिर्फ ये पूछूं कि मेरे भाई मुझे ये बता दो कि वो बच्चे कौन से हैं जो मैथ में ना रीजनिंग में पास हुए हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला जो गोला है ना, ये वाला, ये रीजनिंग में पास वाला। अगर ये टोटल बच्चे थे, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, अगर ये टोटल बच्चे थे, अगर ये टोटल बच्चे थे मेरे भाई, अगर ये टोटल बच्चे थे, अगर ये टोटल बच्चे थे, तो उसमें से रीजनिंग में पास तो केवल यही हो पाए। हाँ है ना, यही हो पाए। इसके अलावा बाकी जो बच्चे थे, है ना, बाकी जो बच्चे थे, मैं उसको ऐसे से रंग में भर लेता हूं, उसके अलावा जो बच्चे थे वो तो ऐसे थे ना जो रीजनिंग में फेल हुए थे। हाँ है ना, यानी ये वो बच्चे हैं मेरे भाई जो रीजनिंग में फेल हुए। ये जो येलो येलो कलर का सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर की जो कहानी दिख रही है, ये वो है जो रीजनिंग में फेल हुए थे। किसी भाई को आपत्ति यहां तक? नहीं। अब बात को समझते हैं। देखिए, समझने की चीजें ज्यादा है। ये कौन सा कॉलम था जी? ये मैथ का कॉलम था। ये मैथ का मैं ले आया जी, यहां समझने की कोशिश करिएगा। अब मेरे भाइयों, ये तो दब गया, मैथ का है। ये वाला कॉलम था आपका मैथ का, अब दिखाई दे रहा होगा। ये वाला कॉलम था मैथ का। अब मैं आपसे ये कहूं कि भाई मुझे उन बच्चों की संख्या बताइए जो मैथ में फेल हुए, तो आप कहोगे कि जो बच्चे इस गोले में हैं वही तो मैथ में पास हुए, बाकी सारे तो फेल हुए।
बाकी सारे तो मैथ में फेल हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ में फेल वालों को अगर मैं व्हाइट कलर से शो करना चाहूं तो ये सारा, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, तो ये सारी जो कहानियां हैं ये मैथ में फेल वाले बच्चों की आ जाएगी, ये मैथ में फेल वाले बच्चों की कहानी आ जाएगी। हाँ या ना, ये सारे मैथ में फेल वाले बच्चे आ गए। अब ये बताइए, ये वाले जो बच्चे हैं ये मैथ में फेल हुए हैं या पास? तो ये बच्चे भी तो मैथ में फेल ही हुए हैं, क्योंकि मैथ में पास तो केवल वही हुए हैं जो इसमें है, हरे वाले सर्कल में। क्लियर है यहां तक की बात? केवल मैथ में कौन से बच्चे पास हुए हैं? तो आप कहेंगे सर केवल मैथ में तो यही बच्चे पास हुए हैं, केवल मैथ में यही वाले बच्चे पास हुए हैं जो ये हरे रंग में ने भर रखा है। हाँ है ना? अब बात को बड़े गहराई से समझना, क्योंकि करें क्या, मजबूरी है भैया। ये नहीं है, ये वाला हिल, साला हिलाते जोन सा वो नहीं हिलता। हाँ अब अगर मैं लाल वाला गोला हटा दूं, लाल वाला गोला हटा दूं तो ये सारा मैथ में फेल वाला है, ये सारा मैथ में फेल वाला है। और अगर इस लाल वाले गोले को, अगर इस लाल वाले गोले को मैं वापसी से लेके आ जाऊं तो लाल वाला गोला वो है जो रीजनिंग में पास हुआ था। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि रीजनिंग में फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो बाकी ये सारे हैं, ये वाले सारे बच्चे हैं। लेकिन यही इकलौते ऐसे बच्चे हैं जो रीजनिंग में फेल हुए हैं लेकिन मैथ में पास हो रखे हैं। तो केवल मैथ में पास होने वाले यही हैं, और यही ऐसे बच्चे हैं जो केवल रीजनिंग में फेल हुए, केवल रीजनिंग में फेल हुए हैं। क्योंकि ये वाले जो सारे बच्चे हैं ये तो वो हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों में फेल हुए हैं, ये वाले बच्चे वो हैं जो रीजनिंग में पास हैं, ये वाले सारे वो वाले बच्चे हैं जो मैथ और रीजनिंग दोनों में फेल हुए हैं। ये जो बच्चा था ये वो वाला बच्चा था जो केवल मैथ में पास हुआ था और सच मायने में जो केवल रीजनिंग में फेल हुआ है। ये वाला बच्चा ऐसा था जो रीजनिंग में फेल हुआ है। यही मैं कल आपको समझा रहा था कि पास ओनली इन मैथ इज बेसिकली इक्वल टू फेल ओनली इन रीजनिंग। यानी मैथ में केवल जो पास हुए हैं वही सच मायने में रीजनिंग में केवल फेल हुए हैं। और सवाल में कह रहा था कि मैथ में 150 बच्चे पास हुए हैं, तो मैथ में 150 बच्चे पास हुए हैं भैया, तो रीजनिंग में भी कितने बच्चे फेल हुए होंगे? केवल रीजनिंग में वो 150 ही आंसर आएगा। क्लियर है जी? ये कल वाली कहानी थी, पिज्जा बन गया। थोड़ी सी बात गहराई से समझनी पड़ेगी आपको खुद से ही। चलिए जी आइए पढ़िए, फिर इस पे आगे बढ़ते हैं। करिए, समय लगाइए अपना। यार ये चीज ही ऐसी है कि मतलब कैसे समझा दें इसको। कह रहे एक परीक्षा में, पहले आप करो कोशिश फिर मैं कराऊंगा। करो भाई, करो करो, आंसर निकालो। देखिए यार, कहता है एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए हैं, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं, बाकी बच्चे ऐसे थे, मतलब हर एक बच्चा कम से कम एक विषय में पास हुआ था। ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो दोनों ही विषय में फेल हुआ है। हाँ है ना? इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि जी ये गोला है इसमें ये मैथ में पास हुआ, ये दूसरा सब्जेक्ट जो है अंग्रेजी में पास हुआ, बाकी ये बच्चे ऐसे होंगे जो ना मैथ में पास हुए ना रीजनिंग। कह रहा जी ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो मैथ और रीजनिंग दोनों में पास नहीं हो, क्योंकि लिखा है कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुआ है, यानी सारा बच्चा इन दोनों गोलों के अंदर है। क्लियर है जी? अब जरा बात को समझते हैं। जिस पे हाथ डाले वो नहीं होगा, वैसे साले आते रहते हैं। मिटाते हैं भैया अब इसको, और तो क्या करें। बात आ रही समझ में? अब जरा ध्यान दीजिए, पेन बदलते हैं। अब कह रहा है जी 60% छात्र गणित में पास हुए, ये है भैया गणित का कॉलम। मैथ में 60% बच्चे पास हुए। 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए जी, इंग्लिश में 55% छात्र पास हुए जी।
तथा प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुआ है, तो बताइए कम से कम कितने दोनों विषयों में पास हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों गोले मिला के 100% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊँ तो मान लेते हैं x% बच्चा ऐसा है जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुआ, तो केवल मैथ में कितने हुए जी 60 माइनस एक्स, केवल इंग्लिश में कितने हुए 55 माइनस x%। और ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों वैल्यू का जोड़ किसके बराबर है जी 100% के, क्योंकि सारे का सारा बच्चा किसी ना किसी में पास हुआ है। तो एक केवल एक में पास हुआ होगा तो ये इन दोनों में होगा, और दोनों में पास हुआ होगा तो यहाँ होगा। तो तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 60 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 55 माइनस एक्स, और ये वैल्यू है 100 के बराबर। तो एक्स एक्स कटा 60 55 जोड़ोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15। तो इसका मतलब 15% बच्चा ऐसा होगा, 15% ऐसा बच्चा होगा जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है। और यही सवाल ने पूछा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। ठीक है जी, हम इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एक बार समझो फिर बताता हूं। प्राची बेटा 100 इसलिए लिया क्योंकि सारे के सारे बच्चे पास हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हुए या दो सब्जेक्ट में, फेल कोई भी नहीं हुआ। तो अगर सारे के सारे पास हुए हैं तो ये सारे के सारे पास वाले हैं, तो 100% पास हुए होंगे जितने बच्चे थे। परसेंट है ना, तो परसेंट का मतलब आप 100% लेके चल रहे हो किसी भी चीज को। देखिए यार, पेपर में आप इस चीज को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं क्या, कि भैया ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो कॉलम है बाबू, ये वाला कॉलम ऐसा है जो इधर भी जोड़ दिया और इधर वाले में भी जोड़ दिया, यानी 60 में भी जोड़ दिया 55 में भी जोड़ दिया। अगर मैं सीधा 60 और 55 को जोड़ लूं तो 60 और 55 का जोड़ होता है भैया, सॉरी 60 और 55 का जोड़ दिया, तो इसमें क्या गलती कर दी कि ये वाला कॉलम इधर वाले में भी जोड़ दिया और ये वाला कॉलम इधर वाले में, यानी ये चीज 2 बार जोड़ दी, तो इसको x मान लो। तो यानी एक बार वाली चीज घटा देनी है तो बराबर 100 के, तो भी डायरेक्ट हम x की वैल्यू 15% निकाल लें। क्लियर है मन मन में। आइए जी आगे पढ़िए जी। करिए भैया। कहता है 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ट इन मैथ 40। अच्छा 3 वाला आ गया, तो एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसे छोटा करूंगा लैंग्वेज को, तो दिखाई कम देगा। एक बार पढ़ लो बढ़िया से। भाई जिन भाइयों को ऐसा लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी ब्लर हो रही है, वो उनकी नेट की प्रॉब्लम है। करिए जी। आइए जी। देखो यार, मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि आपने भाषा पढ़ ली होगी और अभी भी पढ़ने में आ रही होगी। कह रहा है एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए। ये है जी मैथ। 60% बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई जो मैथ में पास हुए। ठीक है। 40% छात्र इंग्लिश में पास हुए। इंग्लिश में भैया 40% बच्चा पास हुआ। और 3 चीजों का जब भी वेन डायग्राम आता है तो उस पर 2-3 सवाल बना के पूछता है। 30% छात्र ऐसे हैं जो रीजनिंग में पास हुए। 30% छात्र ऐसे हैं जो रीजनिंग में पास हुए। कह रहा है जी 10% छात्र मैथ और रीजनिंग में पास हुए। मैथ और रीजनिंग में 10%। हाँ है ना। आगे कह रहा है कि 10% छात्र मैथ और रीजनिंग में पास हुए, 25% छात्र अंग्रेजी और मैथ में पास हुए। मैथ और इंग्लिश में 25% बच्चे।
और कह रहा है जी 15% छात्र रीजनिंग और इंग्लिश में पास हुए। रीजनिंग और इंग्लिश में 15% बच्चे पास हुए। क्लियर है? तो बताइए कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में पास हुए हैं यदि कोई भी छात्र फेल ना हुआ। दो चीजें, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। सवाल ने कहा कि कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, ऐसा सवाल ने कहा है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुआ हो, ऐसा कोई नहीं है ना? ये बात समझ पाए? कोई भी बच्चा तीनों सब्जेक्टों में फेल नहीं हुआ। इस बात का अर्थ ये हुआ कि हर एक बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, चाहे वो एक में पास हुआ हो या दो में पास हुआ हो या तीनों में पास हुआ हो। तीनों में फेल होने वाला एक भी नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है वो सारे का सारा इन्हीं गोलों में है, यानी 100 का 100% छात्र इन गोलों में से है। ये 15% यहां कहीं लिखवा दिए भाई। ये 15%। तो मेरे भाई ध्यान दो मेरी बात को और समझो जरा। मैं आपको डिटेल समझाने के लिए मान लेता हूं कि X% बच्चा ऐसा होगा जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुआ होगा, और हमसे यही पूछा हुआ है क्या कि तो बताइए कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में पास हुए, यानी ऐसे बच्चे जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, यानी X की ही वैल्यू पूछिए। तो ये वाला पूरा कॉलम है 25%। 25 में से X घटा देंगे तो आएगा 25 माइनस X। 25 फिर से बड़ा बन रहा है यार ये तो। 25 माइनस X। बेटा गौर से देखोगे तो ये वाली वैल्यू क्या है 10। 10 में से X घटा देंगे तो आएगा 10 माइनस X। ये पूरा क्या है जी 15। 15 में से X घटा देंगे तो 15 माइनस X। क्लियर है? अब जरा आगे की कहानी को समझते हैं। अब जरा देखिए सवाल पे। कहानी ये है मेरे भाई कि अगर मैं आपसे ये वाली वैल्यू पूछ लूं, ये वाली वैल्यू कि ये वाली वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे जी देखिए ये टोटल है पूरा 60। ये टोटल है पूरा 60। तो 60 में से 10 और 25 कितना बना 35। एक्स एक्स कट गया तो 35 माइनस एक्स, तो 60 माइनस करेंगे 35 माइनस एक्स तो ये आ जाएगा 25 प्लस एक्स। अगर बात पल्ले नहीं पड़ी तो दोबारा समझाता हूं, बहुत प्यार से समझने का प्रयास करिए। कैसे भाई? ये वाला पूरा गोला है 60 का। 60 में से ये 10 माइनस एक्स है, ये 25 माइनस एक्स है, ये एक्स है। तो तीनों जोड़ लो, 60 में से घटा दो, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अरे हाँ है ना? तो कैसे करोगे जी? 25 माइनस एक्स जमा 10 माइनस एक्स जमा एक्स, तीनों को जोड़ोगे तो आएगा 35 माइनस एक्स। तो 60 में से 35 माइनस एक्स जब घटाओगे तो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो उत्तर आ जाएगा 25 प्लस एक्स। क्लियर है भाई? अब आइए आगे। अब आते हैं भैया यहाँ पे इस वाले कैसे करेंगे देखिए। ये पूरा गोला है 40, इनको जोड़े तो 25 और 15 हो गया जी 40 माइनस एक्स उत्तर आया। तो 40 में से 40 माइनस एक्स घटाओगे तो बचेगा एक्स। ये पूरा गोला है जी 30, 15 और 10 25 माइनस एक्स, 30 में से घटाओगे तो बचेगा 5 प्लस एक्स। क्लियर है जी? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो फेल हुआ हो, यानी सारे के सारे बच्चे पास है और पास होने वाले सारे बच्चे इसमें शामिल है। अब क्या किया जाए जी? सबको जोड़ दो। तो यहां है 25 प्लस एक्स केवल एक सब्जेक्ट में, यहां एक सब्जेक्ट में एक्स है, यहां एक सब्जेक्ट में 5 जमा एक्स है। अब यहां 25 माइनस एक्स है, हाँ जी, यहां 10 माइनस एक्स है, यहां 15 माइनस एक्स है, और जमा में ये वाला एक्स। और ये टोटल जो बच्चे हैं ये सारे जो बच्चे हैं कुल मिला के वो कितने परसेंट है? 100%। क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो किसी में फेल हुआ। हाँ है ना? यही है। अब देखिए यार, इससे ये कटा, अब माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, हाँ है ना? अब प्लस एक्स से माइनस एक्स कटा। अब बाकी सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 25 और 5 30 और 25 55, 55 और 10 65, 65 और 15 80। तो यह आएगा 100
बराबर 80 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 20। इसका मतलब 20% बच्चे मेरे भाई ऐसे हैं, 20% छात्र ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुए। 20% छात्र ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुए। मैं कैलकुलेशन और ट्रिक भी सिखा दूंगा, अभी सिखा रहा हूं। उससे पहले बड़ी चीज ये थी कि हम ये समझ लें कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो आपको। तो 20% छात्र ऐसा है भाई जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुआ। हाँ है ना? अब आते हैं जी पेपर में कैसे करें। देखो यार मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, अगर आपको सारी वैल्यू दे दे और ये वाली वैल्यू पूछे, ये वाली वैल्यू मिसिंग, ये वाली वैल्यू पूछे, तो आप करिए क्या, इन सब चीजों को जोड़िए। 60 को, 40 को और 30 को जोड़िए। 60 जमा 40 जमा 30, तो आप कहोगे जी 130 आया। क्या आया बाबू? 130। अब क्या करिए, ये जो ग्रुप वाली वैल्यूज है, ग्रुप वाली वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज है, इनको जोड़िए। तो 10 जमा 25 जमा 15, तो 10 जमा 25 जमा 15, तो आप कहोगे जी 15 25 40 और 10 50, ये वैल्यू आई 50। ये वैल्यू इससे घटा दीजिए, ये वैल्यू इससे घटा दीजिए, और ये जो बीच वाली वैल्यू है इसका नाम रख लेते हैं x, तो ये इसमें जोड़ दीजिए। अब इसे टोटल के इक्वल रख दीजिए, जो भी टोटल उसने दे रखा है। जैसे उसने कहा कि 100 के 100% बच्चा पास हुआ है, तो ये सारी कैलकुलेशन आ गई, ये यानी ये इन सारी चीजों का जोड़ आ गया, ये इन सारी चीजों का जोड़ आ गया ये। अब ये इक्वल टू दे रखा है किसके? 100 के। क्या था? सारे बच्चे पास हुए। तो यहां से सोल्व करोगे, 130 में 50 गया 80, 80 उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी 20% बच्चा ऐसा है जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुआ है। 20% बच्चा ऐसा है जो तीनों ही सब्जेक्टों में पास हुआ है। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। और भी सवाल ले रहे, चिंता ना करो। ठीक है ना जी? बात आ रही है यहां तक समझ में? चलिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को, अरे तो कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया मैंने। समझ गए भाई सवाल? ठीक है, इस गोले को मिटा देते हैं। बाकी परसेंटेज की सारी पीएनजी पीडीएफ आपको जैसे ये कल खत्म होगा तो कल आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी परसेंटेज की। आइए जी जरा, चलो जी पढ़ो। बहुत अच्छा सवाल है, करिए, लगाइए दिमाग। बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। क्वेश्चन कैट 2013 का है, कैट 2013 का एक क्वेश्चन है। करिए मेरे बच्चे, बहुत ही प्यारा। मैंने वेन डायग्राम पे जो जो बन सकता है सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं, कैट से लेके सीडीएस से लेके एसएससी से लेके जो भी कैट मेट जेट जितने भी एग्जाम है सबके क्वेश्चन उठा लिए हैं वेन डायग्राम पे। करो भाई, पूरा 2 से 3 मिनट का टाइम लो। 7 बजे 7:03 पे मैं कराना शुरू करूंगा, तो अपने सामने मोबाइल रखो और फिर सोल्व करो। देखिए जो बच्चे कह रहे पिछले वाले में शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ आई, तो दोबारा बताता हूं, ध्यान देना।
ध्यान से समझो। मान लीजिए ये 3 गोले हैं, बहुत प्यार से समझिएगा। इस गोले की वैल्यू है m, इस गोले की वैल्यू है n और इस गोले की वैल्यू है p। तो m प्लस n प्लस p जोड़ लो। मैंने क्या कहा है, m प्लस n प्लस p जोड़ लो। ठीक है जी। अब मान लीजिए ये वाली वैल्यू है a, ये वाली वैल्यू है b और ये वाली वैल्यू है c। तो a प्लस b प्लस c को जोड़ दो और इनका डिफरेंस निकाल दो, और उसमें ये वाली वैल्यू है मान लीजिए x, x जोड़ दीजिए। तो अब जो रिजल्ट आएगा ना, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन तीनों गोलों के आ जाएंगे। अगर ये सारे पास पास वाले हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, यानी वो छात्र जो पास हुए उसके बराबर आ जाएंगे। आप कहें फार्मूला कैसे बना? बड़ा सीधा सीधा है, ध्यान से समझो। हमने क्या किया, इन सबको जोड़ लिया। जब हम इन सबको जोड़ने लगे, इन सबको जोड़ने लगे, तो गलती क्या हुई कि ये वाली जो टर्म है ये मैंने इधर वाले में भी जोड़ दी और इधर वाले में भी जोड़ दी। तो मैंने 2 बार जोड़ दी, तो 1 बार घटा दूंगा। तो देखो मैंने एक बार घटा दिया। ऐसे ये ही वाली कहानी मैंने, ये वाली जो चीज है ये मैंने इस वाले गोले में भी ले ली और इस वाले गोले में भी ले ली, यानी ये सी। तो मैं सी को क्या करूंगा भाई, 2 बार जोड़ दिया तो 1 बार घटाऊंगा। सेम ऐसे ही बी को। अब क्या हुआ भाई मेरी, अब ये हुआ कि ये एक्स वाला गोला ऐसा बन गया, ये एक्स वाला गोला ऐसा बन गया जो मैंने इस वाले गोले में भी जोड़ रखा है, इस वाले गोले में भी जोड़ रखा है, इस वाले गोले में भी जोड़ दिया। दूसरा, जब मैं घटाने लगा तो मैंने यहां वाले में से भी घटा दिया, यहां वाले में से भी घटा दिया और यहां वाले में से भी घटा दिया। तो मैंने उसे गलती से क्या किया कि 1 बार ज्यादा घटा दिया, हाँ है ना। तो आखिरी में मैंने उसे क्या कर दिया, x जोड़ दिया, और ये वैल्यू आ जाएगी टोटल के। अगर बात पल्ले नहीं भी पड़ती तो इस फार्मूले को हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि अगर ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है या ये दे रखी है, तो ये जमा ये माइनस ये जमा ये प्लस ये बराबर टोटल के इक्वल रिप्रेजेंट होता है, हाँ है ना। अब बता दिया कि एक्स क्यू ऐड हुआ, सारी कहानी समझा दी आपको। अब आ जाइए अपने सवाल पे। अब पूरा 7-3 हुए हैं, मैं 7-6 पे इस क्वेश्चन को कराऊंगा, तब तक आप खुद से करिए। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, आंसर दे रहे हो, वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन आप पूरा टाइम लो, हर एक बच्चा, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप सीखोगे नहीं। तो करो, टाइम लगाओ अपना। अभी 1 मिनट और बाकी है। करो मेरे बच्चों, 20 सेकंड बचे हैं, हो गया टाइम, आ जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है हर बच्चे ने प्रयास किया होगा एटलीस्ट एक बार करने का, ठीक है। बढ़ा जाए आगे। देखिए यार,
मैं अब इसको छोटा करूंगा, तो मैं ये मान रहा हूं कि आपने ये चीज पढ़ ली होगी। अरे कितने और रह गए, चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है एक परीक्षा में 51 छात्र उपस्थित हुए, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 51 है। 35 छात्र गणित में पास हुए। ध्यान देना, 3-4 सवाल पूछ लेता है इसको बना के। कहता है 35 छात्र ऐसे हैं जो गणित में पास हुए, परसेंटेज नहीं, ध्यान देना, टोटल स्टूडेंट है। 34 छात्र इंग्लिश में पास हुए, 34 छात्र इंग्लिश में पास हुए। 19 छात्र सामान्य ज्ञान में पास हुए, यानी जनरल नॉलेज में। जीके में भैया 19 बच्चे। कोई दिक्कत यहां तक मेरे बच्चों किसी को नहीं। अब आगे कह रहा है यदि 11 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए, 11 छात्र गणित और अंग्रेजी, मैथ और इंग्लिश दोनों में 11 बच्चे। आगे कह रहा है, मतलब वही बात कह रहा है कि यदि 11 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, तो मैथ और इंग्लिश में यही बच्चे, अच्छा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। देखो यार, कह रहा है कि 11 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में तो पास है लेकिन सामान्य ज्ञान में नहीं, तो मैथ और इंग्लिश में तो ये वाला कॉलम बना जो पास है, हाँ है ना। लेकिन कह रहा है जी इसमें से वो बच्चे हटा दो जो जीके में पास नहीं हुए, हाँ है ना, यानी जीके में पास होने वाले हटा दो, तो मतलब ये वाला हटा दो, सिर्फ इसको वो 11 कहना चाह रहा है, इस वाली चीज को। समझ गए कि नहीं? तो कह रहा है जी ये वैल्यू है 11, यानी मैथ और इंग्लिश में पास हुए लेकिन जीके में नहीं, क्योंकि ये पूरी कहानी थी मैथ और इंग्लिश, लेकिन इसमें से ये बच्चे वो थे, ये वाले जो जीके में पास हुए। वो कह रहा है मैथ और इंग्लिश में पास हुए लेकिन जीके में नहीं, तो ये वैल्यू है 11। आगे कह रहा है 5 छात्र ऐसे हैं जो मैथ और जीके में पास हुए लेकिन अंग्रेजी में नहीं। मैथ और जीके में 5 बच्चे पास हुए लेकिन इंग्लिश में नहीं, यानी ये हटा दो, तो 5 है। उसके बाद कह रहा है 12 छात्र तीनों विषयों में पास हुए, ये वाली वैल्यू है 12, तीनों विषयों में पास हुए। अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है यदि प्रत्येक छात्र जो सामान्य ज्ञान में पास होता है वो कम से कम एक विषय में पास होता है। इस लाइन को दोबारा से समझाता हूं। कहता है जी जो भी बच्चा जनरल नॉलेज में पास होगा, जीके में पास होगा, वो कम से कम एक और सब्जेक्ट में पास होगा। इसका मतलब जनरल नॉलेज में जो भी बच्चा पास हुआ है वो कुल मिला के कम से कम 2 सब्जेक्ट में पास हुआ है। सवाल में यही तो कह रहा है, क्या के ऑल्सो पास्ड इन, हाँ देखिए, एवरी वन स्टूडेंट हु पास्ड इन जीके ऑल्सो पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 2 सब्जेक्ट, मैथ एंड इंग्लिश। कहता है जो बच्चा जीके में पास हुआ है वो कम से कम एक और सब्जेक्ट में पास हुआ है, या तो मैथ में या फिर इंग्लिश में। यानी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो केवल जीके में पास हुआ। कह रहा है हर बच्चा जो जीके में पास हुआ है वो दूसरे किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा छात्र गलत बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो केवल जीके में पास हुआ हो। यानी केवल जीके में पास, तो ये पूरा जीके था, उसमें से ये मैथ और जीके वाला हो गया था, ये तीनों का हो गया था, ये इंग्लिश जीके हो गया, तो केवल जीके यही वाले तो कॉलम बना, ये वाला हिस्सा केवल जीके का था। तो कह रहा है केवल जीके में पास होने वाला एक भी लोंडा नहीं, मतलब 0। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? डज एनीवन हैव एनी डाउट और एनी क्यूरी? नहीं। अब देखो यार, मुझे एक बात बताओ, क्या ये तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी मैंने वो एज इट इज लिखी है, बस लैंग्वेज को लिखा है। अब सोल्व करते हैं। ये वाला जो गोला ये जीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना, ये गोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीके को। जहां मेरा पेन चल रहा है ये वाला, ये जीके को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 12 है, ये 5 17 जमा 0, तो ये पूरा गोला 19 है, ये तीनों चीजें 17 है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? 2। अगर मैं कहूं केवल मैथ में कितने पास हुए, तो 11 12 23, 23 और 5 28, तो ये आया 7, हाँ है ना। इसकी बात करें तो ये पूरा गोला 34 है, 12 और 2 14, 14 और 10 24 और 1 25, तो ये आया 9। किसी भाई को दिक्कत है? अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि उन बच्चों की संख्या बताओ भाई जो किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो आप कहोगे एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे हैं 7, 9 और 0। ये वो बच्चे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए। अब मैं पूछूं उन बच्चों की संख्या बताओ जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो 11 5 और 2, 11 5 और 2।
अब मैं कहूं उन बच्चों की संख्या बताओ जो तीनों में पास हैं, तो 12। इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा भाई, देखो 9 और 7 16, 16 और 1 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24 और 2 26, हासिल आ गई 2, 2 और 1 3 और 1 4। तो 46% बच्चा मेरे भाई ऐसा है, 46% बच्चा ऐसा है मेरे भाई जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है। एक सब्जेक्ट में पास होने वाले भी उठा लिए, दो सब्जेक्ट में पास होने वाले भी उठा लिए, और तीनों सब्जेक्ट में भी पास होने वाले उठा लिए। और परसेंटेज नहीं है, टोटल बच्चा था 51, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे, ये परसेंटेज नहीं दे रखी। तो 40 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हो रखे हैं। टोटल बच्चे क्वेश्चन ने कहा था 51 है। तो कुल बच्चे अगर 51 है तो 51 में से 40 बच्चे तो वो हैं जो किसी ना किसी में पास हुए, तो बचे कितने, 5। तो बाकी 5 बच्चे ऐसे हो गए जो तीनों ही सब्जेक्टों में फेल है, जो तीनों सब्जेक्टों में फेल है। बाकी 5 छात्र ऐसे हैं जो तीनों ही सब्जेक्टों में फेल। क्लियर है जी। भैया रिपीट कराना है तो आपके पास ये अभी लाइव चल रही, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड हो जाएगी, आप रिपीट कर लेना। बच्चा कह रहा है जी जीरो कैसे है। लैंग्वेज में कहा है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो केवल जीके में पास हो। कह रहा जो भी बच्चा जीके में पास हुआ वो साथ में एक और सब्जेक्ट में भी पास हुआ है। यानी एक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो केवल जीके में पास हुआ। लैंग्वेज ने कहा है कि जनरल एवरी स्टूडेंट हु पास्ड इन जनरल नॉलेज ऑल्सो पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉलोइंग मैथ एंड इंग्लिश। यानी जो भी बच्चे जीके में पास हुए हैं वो साथ के साथ या तो इंग्लिश में पास हुआ होगा या मैथ में, हाँ है ना। यानी केवल जीके में पास होने वाला कोई भी बच्चा नहीं, इसलिए यहां जीरो दिया। आइए जी, पढ़ो भाई। देखिए यार, आपके पास पूरा समय है, आराम से 9:13 हुए, 3 मिनट लो, करो इस सवाल को। अब पीछे वाले को छोड़ दो, इस पे समय लगाओ 3 मिनट पूरा।
भैया 3 मिनट हो गए हैं, चलिए 20 सेकंड और ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। जो बच्चे अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे उनको दोबारा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये मान लीजिए सब्जेक्ट है मैथ, ये सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये सब्जेक्ट है रीजनिंग। ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू सी। ठीक है, ये वैल्यू डी, ये ई, ये एफ और ये जी। तो ये कौन कौन सी वैल्यू किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं एक बार लिख के समझाता हूँ, ताकि जो बच्चे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं वो ध्यान से समझ लें। अगर मैं आपको ये कह दूं सवाल में कि भैया ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए, ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए, बताइए। आंसर देंगे, अब हर एक बच्चे को आंसर देना पड़ेगा वरना ये पेन गले में लटका देंगे। समझ में आ रहा है? अब आंसर दो बे, बताओ ओनली मैथ में कितने बच्चे पास हुए। ए बच्चे केवल मैथ में पास हुए। ये वाला जो हिस्सा है ये है सारा केवल मैथ का, हाँ है ना, ये केवल मैथ का। तो ओनली मैथ में ए बच्चे पास हुए। ओनली रीजनिंग में कितने बच्चे पास हुए, तो आप कहेंगे जी बी बच्चे केवल रीजनिंग में। और ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए जी, तो आप कहेंगे जी सी बच्चे केवल इंग्लिश में पास हुए। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आ गया, अब मैं आपसे पूछूं मैथ एंड इंग्लिश, मैथ एंड इंग्लिश बट नॉट रीजनिंग, उन बच्चों की संख्या ज्ञात करें जो मैथ और इंग्लिश में तो पास हुए बट रीजनिंग में पास नहीं हुए। उन बच्चों की संख्या ज्ञात करें जो मैथ और इंग्लिश में तो पास हुए बट रीजनिंग में पास नहीं हुए। तो भाई मैथ और इंग्लिश में यही वाले बच्चे तो पास हुए, दोनों मैथ और इंग्लिश दोनों में तो यही वाले बच्चे पास हुए, डी प्लस जी। लेकिन इसमें से जी बच्चा तो वो है ना जो रीजनिंग में भी पास हो गया, हाँ है ना, जो रीजनिंग में पास हो गया। और सवाल में कह रहा है जी वो बच्चा बताओ जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुआ है लेकिन रीजनिंग में नहीं। तो भाई डी और जी दोनों में पास हुए हैं लेकिन जी ऐसा है ना जो रीजनिंग में भी पास हो गया, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो केवल उत्तर देना पड़ेगा डी, केवल उत्तर देना पड़ेगा डी। बोलिए बे, हाँ या ना, पक्का? मैं कहूं कि मैथ एंड रीजनिंग बट नॉट इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग में पास हुआ हो बट इंग्लिश में नहीं। तो भैया मैथ और रीजनिंग ये वाला, ये वाला गोला, ये वाला मैथ और रीजनिंग में, यानी ई प्लस जी आंसर होना था। लेकिन जी ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए हैं और सवाल में कह रहा था वो बताओ जो मैथ और रीजनिंग में पास हुए हो लेकिन इंग्लिश में नहीं, यानी जी हटा देना है। तो आंसर आएगा ई, हाँ है ना। ऐसे ही मैं कहूं कि रीजनिंग और इंग्लिश में पास हुए हो बट नॉट इन मैथ, लेकिन मैथ में पास नहीं हुए हो, तो इंग्लिश रीजनिंग में जी और एफ पास हुए लेकिन जी तो वो है जो मैथ में भी पास हुए, तो मैथ वाले हटाएंगे तो केवल एफ। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं पास इन ऑल सब्जेक्ट, कि भाई सब में जो पास हुए, जो सब में पास हुए वो बताओ। तो सब में जो पास हुआ है वो है कौन सा भैया, जी। यानी जी बच्चे ऐसे हैं जो सभी में पास हुए। किसी भाई को कोई दिक्कत है? जी बच्चे ऐसे हैं जो सभी में पास हुए। किसी भैया या बहन को कोई दिक्कत हो यहां तक तो खुल के मुझे बताएं। हमें यही डाटा का रिप्रेजेंटेशन करना और कुछ नहीं। आप घबराइए नहीं, ये जो सवाल आपके सामने 3-3 गोलों के आ रहे हैं इसके ऊपर 3 से 4 सवाल पूछ बैठेगा, है ना। आपको अभी तो ये बड़ा लग रहा है लेकिन जब इसी गोलों में से 4 सवाल पूछ लेगा
तो आप ये सोचिए इतनी देर में आपने 4 क्वेश्चन कर दिए, हाँ है ना? तो घबराइए नहीं, हम हैं आपके साथ। अब हम भैया इसको छोटा कर रहे हैं, जरा पकड़िए बात को और आइए सवाल पे। कह रहा भैया एक कक्षा में 39 छात्र गणित में पास हुए, परसेंटेज नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 39 छात्र ऐसे हैं जो गणित में पास हुए, ठीक है भैया। 50 छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 50 छात्र अंग्रेजी में पास हुए, और 39 ही बच्चे रीजनिंग में पास हुए, 39 ही बच्चे रीजनिंग में पास हुए, समझे? यदि 21 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए, 21 छात्र गणित, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैथ और इंग्लिश था ना यहाँ 50, इंग्लिश था, तो कहता मैथ और इंग्लिश में 21 छात्र पास हुए, तो ये वाली वैल्यू है 21, हाँ है ना? अब कह रहा है जी 18 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और रीजनिंग में पास हुए, इंग्लिश और रीजनिंग में 18 बच्चे पास हुए, और भैया 19 बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग और मैथ में पास हुए, रीजनिंग और मैथ में 19 बच्चे पास हुए। अब भैया कह रहा है कि 22 छात्र केवल 2 विषयों में पास हुए, यानी केवल 2 सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं वो बच्चे 22 हैं। तो बताइए कुल कितने छात्र पास हुए, कुल कितने छात्र पास हुए ये आपको बताना है, कुल कितने छात्र पास हुए ये आपका उत्तर है। तो मैंने एक बार ये पढ़ाया है, एक बार इतनी बात को आप समझिएगा, या आप समझना चाहते हैं तो देख ही लीजिए सवाल में। मैं मान लेता हूं आपको समझाने के लिए यार x बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में पास हुए होंगे, x बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में पास हुए, तो केवल मैथ और इंग्लिश में कितने हुए, 21 में से x घटाया तो 21 माइनस एक्स, 19 में से x घटाया 19 माइनस एक्स, और 18 में से x घटाया 18 माइनस एक्स। इसे सेक्स मत पढ़ देना, x है, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ और भरा रहता है। आओ बेटा, बेटा रेलवे में बहुत आसान पूछता है, हम तो एक्सट्रीम लेवल पढ़ रहे हैं, ये स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच का मतलब आसान सवाल भी उड़ा दो और अच्छे सवाल भी उड़ा लो, ठीक है जी। आइए, अब कह रहा है कि भाई केवल 2 सब्जेक्ट में पास, ओनली 2 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में पास, केवल 2 सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हुए वो है 22। सही है भैया, यही कह रहा था। तो एक बात बताओ कि केवल मैथ और इंग्लिश में कितने पास हुए, मैथ और इंग्लिश तो ये वाला कॉलम बना, हाँ है ना, क्योंकि पूरा तो 3 सब्जेक्ट वाला में भी 3 सब्जेक्ट वाला भी आ गया, वो कह रहा है केवल 2 सब्जेक्ट में, तो केवल 2 सब्जेक्ट में तो यही कॉलम है ना बाबू, 21 माइनस एक्स। बोलो बेटा हाँ है ना, तो 21 माइनस एक्स केवल 2 सब्जेक्ट में पास हुए, ऐसे ही 18 माइनस एक्स भी केवल 2 ही सब्जेक्ट में पास हुए, ऐसे ही भैया 19 माइनस एक्स भी 2 ही सब्जेक्ट में पास हुए, और ये वैल्यू है 22 के बराबर, ये वैल्यू है बाबू 22 के बराबर, हाँ है ना। अब जोड़ लो भैया, 21 और 28 कितना हो गया जी, जमा 19, 21 19 40 18 58, 58 उधर ले जाओगे तो 36 का, तो माइनस 3x बराबर माइनस 36, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 12। इसका मतलब 12 छात्र ऐसे थे, 12 बच्चे ऐसे थे जो तीनों ही सब्जेक्ट में पास हो रखे थे। क्लियर है, जो तीनों ही सब्जेक्ट में पास हो रखे थे। एक बार समझो फिर आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी है ही नहीं अपने पास। बड़े भाई अब आ जाइए, अब आपको एक जगह मैंने सिखाया था, यहां जी, इस जगह मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये कहा था
अगर इस गोले की वैल्यू m है, इस गोले की वैल्यू n है, इस गोले की वैल्यू p है, इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है, इसकी वैल्यू c है और ये वैल्यू x है, और अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई टोटल कुल मिला के इन तीनों गोलों में कितने बच्चे हैं, तो उसका फार्मूला होगा कि m प्लस n प्लस पी जोड़ लो और इसमें से a b c घटा दो, इनका जोड़ घटा दो और ये वाली वैल्यू x जोड़ दो। ये सूत्र बताया था, हाँ है ना। तो अगर आप यहां पे सोचें सवाल को, कहाँ गए सवाल, मैं कहाँ गए हो, अच्छा ये रहा। तो अगर आप यहां ध्यान दें तो x की वैल्यू 12 आ गई आपके पास, x की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब इसकी जरूरत आपको है ही नहीं, ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत थी, ये आपके पास आई है, ये वैल्यू है 12, हाँ है ना। अब क्या सूत्र लिखवाया था, इसको और इसको जोड़ लो, तो 39 जमा 51 जमा 39 जोड़ दो, माइनस कर दो जी क्या, इनकी कंबाइंड वैल्यू 21 19 18, 21 जमा 19 जमा 18 और प्लस कर दो ये वाली वैल्यू 12, यही तो सिखाया। तो ये आ जाएगी आपकी टोटल वैल्यू के, ये वैल्यू आ जाएगी टोटल वैल्यू के। तो अगर इन्हें जोड़ोगे तो 39 और 51 आएगा 90, 90 और 39 को जोड़ोगे तो 9 3 12 129, हाँ है ना। यहां जोड़ोगे तो 21 और 19 आएगा 40, 40 और 18 58 और जमा में 12। अब देखो यार, अब आपको कैलकुलेशन बैठानी है सवाल की, तो भैया 129 और 12 141, 141 में से 11 में 8 गया 3 है ना, और 13 में से 5 गया 8, तो 83 बच्चे ऐसे होंगे जो हर एक मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं, यानी 83 छात्र ऐसे हैं जो पास हुए हैं, चाहे वो मैथ में हुए हों, चाहे इंग्लिश में, चाहे रीजनिंग में, चाहे दोनों में, चाहे तीनों में, यानी 83 बच्चे ऐसे हैं जो 51 नहीं 50 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ 50 था, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर हम जोड़ में गलत कर दिया भैया कैलकुलेशन, सॉरी। अगर यहाँ 50 है तो माफ़ी चाहते हैं भैया, कैलकुलेशन एरर कर दी। तो देखो यार 39 39 78 होगा, 78 में 50 जोड़ोगे 128 आएगा, सॉरी। इसको जोड़ रहे थे भैया, ये कितना बताया था रे, 40 और 18 58 और जमा 12। अब 128 और 12 140 हो गया, 140 में से 58 घटाओगे तो 140 में 58 गए, 10 में से 8 गया 2 और भैया 13 में 5 गया 8 गया, तो 82 उत्तर आया, 82 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब 82 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए, 82 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए, क्लियर है। और यही आपसे पूछ रहा है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पास, मतलब तीनों सब्जेक्टों में किसी ना किसी में पास हुए। बच्चे कह रहे हैं जी लेंदी हो गया, भाई लेंदी वेंदी कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा सवाल के अंदर ऐसा, ठीक है। तो पूछा था कुल कितने छात्र पास हुए, तो आंसर होगा जी कुल कितने छात्र पास हुए, तो उत्तर आएगा कितना 82, ठीक है। बात समझ गए भैया, आइए जरा, चलिए जी, आपके पास दोबारा से समय है पूरा 3 4 मिनट का, करिए सवाल को।
समय लगाओ भाई, समय लगाओ। परसेंटेज भाई कल खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। बच्चों लाइट चली गई है, अगर क्लास बंद हो जाए तो समझ लेना लाइट बंद है। हाँ लाइट चली गई है। कोई ना, आ जाएगी लाइट, थोड़ी देर के लिए जाती, एक आध मिनट के लिए गई। आइए जी। पूरी उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। आ गई लाइट? हाँ आ गई। एक मिनट करो बच्चों, मैं चेक कर ले रहा हूँ। लाइव हो रहा है? कमेंट लगा। अभी तो नहीं हुआ भाई लाइव। आ गया क्या बच्चों? आ गया क्या बच्चों? हाँ अब आ गया, ठीक है ठीक है। हाँ अब आ गया, ठीक है। सॉरी भाई लाइट चली गई थी, ठीक है अब आ गई है। जी 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 जी, सॉरी क्लास डिस्टर्ब हुई। आइए ज़रा, अब इसको छोटा कर लेते हैं और बात को समझने का प्रयास करते हैं। अरे ये कौन सा लगा दिया तूने? 11 छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 35 छात्र, 19 छात्र सामान्य ज्ञान में। ये तो हो गया था यार। इन ए क्लास 39 स्टूडेंट पास्ट इन मैथ, 50 स्टूडेंट, ये भी हो गया था। 53, हाँ ये रह रहा था। यही कर रहे थे। देखिए यार, पूरी उम्मीद है भाई अब आपको सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इतनी देर में। अब हम क्वेश्चन पाते हैं। कहता है एक परीक्षा में 53% छात्र गणित में पास हुए। ये कॉलम मैथ का है जी। 53%, हाँ है ना। आगे कह रहा है 61% छात्र फिजिक्स में पास हुए। फिजिक्स में 61% पास हुए। 60% छात्र केमिस्ट्री में पास हुए। केमिस्ट्री में 60% बच्चा पास हुआ है। आगे कह रहा है जी 24% छात्र मैथ और, अरे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, 24% स्टूडेंट पास इन मैथ एंड फिजिक्स। तो ये वैल्यू है 24%। 35% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये रहा 35% है। आगे कह रहा था 27% स्टूडेंट पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री। मैथ एंड केमिस्ट्री में 27% स्टूडेंट है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि भाई ये बताओ कि कितने बच्चे कुल मिला के पास हुए हैं। तो पास होने का तरीका बताया था कि भाई जो बड़ी बड़ी वैल्यू है इनको जोड़ लो, तो 53 जमा 61 और जमा में 60, हाँ या ना, ये तरीका बताया। माइनस कर दो कौन सी, ये वाली वैल्यू 24 35 27, 24 35 27, और प्लस कर दो कौन सी, ये वाली वैल्यू जो मिक्सअप है, इसको मान लेते हैं x प्लस x। तो ये जो वैल्यू आएगी ये वो वैल्यू होगी जो टोटल को रिप्रेजेंट करेगी, यानी जो टोटल बच्चे पास हुए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में पास हुए वो भी, चाहे दो में पास हुए वो भी, तीनों में पास हुए वो भी, हाँ है ना। एक बार इस कैलकुलेशन को बैठाओ फिर आगे बताता हूं। तो आप कहेंगे देखिए सर इसे जोड़ेंगे तो ये 3 और 1 4, 6 6 12 और 5 17, यह है 174। इन्हें जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 7 16, 1 3 2 5 और 2 7 और 1 8, 86 प्लस में x, ये वैल्यू होगी टोटल के बराबर। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आता? नहीं। अब आप मुझे बताइए कि सवाल ने कहा था आखिरी में, कहां है, हाँ, कह रहा था कि 27% स्टूडेंट पास इन मैथ एंड केमिस्ट्री एंड 5% इन नन। 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए मतलब तीनों में फेल हुए। तो टोटल 100% बच्चे थे, उसमें से 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी में भी पास नहीं हुए। तो बाकी 95% कैसे रहे होंगे? वो ऐसे बच्चे रहे होंगे जो किसी ना किसी में पास हुए होंगे। तो इक्वल है ये 95 के, इक्वल है भाई 95 के। सोल्व कर दो यार, बताओ हाँ या ना। कैसे करेंगे जी सोल्व? 174 में से 86 उधर उधर ले जाओ, 86 को उधर जोड़ोगे तो 6 5 11 आ जाएगा भाई, 8 9 17 और 1 18, 181 आ जाएगा। 181 में से 74 गया तो 6 और 1 7 बचेगा, तो यानी यहां से 7 या 8, तो x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे बच्चों आएगी कितनी? 8, 8 या 7, देखना भाई, देखो 6 और 5 11, x की वैल्यू 7 आ रही ना, ठीक है, तो x की वैल्यू 7 आ गई यहां से। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो मतलब ये जो स्टूडेंट है ये 7 है। अब क्या पूछा, अब सवाल पे आते हैं। अब सवाल में कह रहा है जी उन बच्चों की संख्या बताओ, यहां तक के लिए द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ पास इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन फिजिक्स। मैथ और केमिस्ट्री में पास हुए हों लेकिन फिजिक्स में नहीं, यानी ये वाले बच्चे, ये वाले बच्चे। तो इस वाले की वैल्यू कैसे निकाली जाए? तो 27 में से ये 7 हटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 20। और आगे कह रहा है बट नॉट इन फिजिक्स इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ पासिस स्टूडेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट इन मैथ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बट नॉट मैथ में। तो 35 में से 7 गया 28, तो इन दोनों चीजों का रेशियो निकालना है 20 और 28 का। तो 20 और 28 का निकालोगे तो 4 5 20, 4 7 28, तो आंसर आया 5:7। 5:7, बहुत सुंदर, 5:7, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत प्यारे। तो आंसर आएगा जी 5:7। जिन बच्चों ने 5:7 दिया है समझ लीजिए वो तुर्रम खा है, तोड़म तोड़ बच्चे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। पढ़िए जी इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, आपके पास पूरा समय है, दिमाग दौड़ाइए, करिए। ये सारे अब कैट के क्वेश्चन आ गए, इनमें 3 3 4 4 सवाल पूछ लेता भाई। तो आप ये मत सोचिए कि समय ज्यादा लग रहा है, आप ये सोचिए कि 4 सवाल कर दे रहे हैं एक सवाल से। करो भाई, पूरा 2 3 मिनट लो, आराम से करो।
ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल टेक योर टाइम। टाइम लो भाई अपना। पीएनजी की टेंशन ना लो, वैसे तो हम डेली डाल ही रहे हैं, लेकिन हम इनको पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको सारी प्रोवाइड करा देंगे कल जैसे ही परसेंटेज खत्म होगी तभी। आइए दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन 53 स्टूडेंट पास्ड इन फिजिक्स। पहले आप पढ़ लो फिर मैं करा देता हूं। देखिए यार, सवाल को अगर आप ये सोच के चलेंगे कि बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल पेपर में नहीं पूछेगा, तो गलत चीज़ है। देखिए यार, एग्ज़ाम का जब लेवल उठाना होता है ना, तो एसएससी लेवल उठा देता है, तब किसी के बाप से नहीं पूछता कि अब रोकें लेवल को, नहीं रोकें। इसलिए हमें अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए। कह रहा है एक परीक्षा में 53 स्टूडेंट फिजिक्स में पास है। ध्यान रखना, परसेंटेज नहीं है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। फिजिक्स में 53 है, दूसरा गोला केमिस्ट्री का ले लो, तीसरा गोला बायो का ले लो। कह रहा भैया केमिस्ट्री में 52 स्टूडेंट ने अपीयर हुए, ठीक है, और भैया बायो में हुए हैं 65 बच्चे पास। 19 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में, यानी ये कॉलम 19 है, और भैया 28 बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री बायोलॉजी में 28 बच्चे हैं, है ना। और भैया 31 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और बायोलॉजी में, 31 फिजिक्स और बायोलॉजी में। ये वैल्यू हमको दे नहीं रखी, ना ये दे रखा कि टोटल कितने बच्चे पास हुए। यानी आपकी मजबूरी है कि हाँ इसे x माना जाए। अगर इसे आप x मानेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 माइनस एक्स। जल्दी जल्दी से करा करो, ये x है तो 31 माइनस एक्स। इतना टाइम नहीं लगता जितना आप सोच रहे हैं। ये x है तो 28 माइनस एक्स। मैं पूछूं कि केवल बायोलॉजी में कितने पास हुए, केवल बायोलॉजी में, तो आप कहोगे देखो सर 31 और 28 का जोड़ हो गया 8 और 1 9, 3 2 5, 59 माइनस एक्स। तो 65 में से 59 माइनस एक्स घटाओगे तो 6 प्लस एक्स बचेगा। यहां देखो 31 और 19 हो गया 50 माइनस एक्स। 53 में 50 माइनस एक्स घटाओगे तो 3 प्लस एक्स बचेगा, हाँ है ना। यहाँ 52 है तो 19 और 28, ये हो गया 9 8 17 2 1 3, 47 प्लस 47 माइनस एक्स। 52 में से 47 माइनस एक्स घटाओगे तो 47 और 5, तो 5 प्लस एक्स आएगा, हाँ है ना। अब मैं आपसे केवल ये पूछूं कि केवल उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं, तो आप क्या कहोगे, 3 जमा एक्स, हाँ है ना, 5 जमा एक्स और 6 जमा एक्स। ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हुए, 6 जमा एक्स। और सवाल ने कहा था कि केवल एक सब्जेक्ट में 38 स्टूडेंट पास्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, यानी 38 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए। तो ये वैल्यू है भैया 38 के, तो सोल्व करोगे तो देखो 3 और 5 8 और 6 14, 14 उधर जाएगा, माइनस का 38 में 14 गया 24, तो 3x 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, हाँ है ना। अब x की वैल्यू निकल के आ गई 8। अब पूछा क्या है, तो अब आपसे पूछा है देन फाइंड टोटल स्टूडेंट हु पास्ड फिजिक्स बट नॉट इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। उन बच्चों की संख्या बताओ जो फिजिक्स में पास हुए हैं लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पास नहीं हुए। तो केवल फिजिक्स में तो यही बच्चे पास हुए ना, 3 जमा एक्स। तो 3 जमा एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स की वैल्यू 8 है तो 8 और 3 11 आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई, 11। बहुत बढ़िया भाई। एक ही बच्चा बार बार आंसर मत टाइप किया करो, उससे रुझान नहीं पता चलते कि हर एक बच्चे के बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। जिनका भी उत्तर 11 आ गया है, जो या जो 11 समझ गए हैं, वो अपने कमेंट में 11 11 लिख के आगे बढ़े और एक ही बार कमेंट करें प्लीज, ताकि मुझे समझ आए कि मैंने कितना समझा पाया आपको। लेकिन आप विश्वास मानिए ये कैट लेवल के क्वेश्चन है और इनमें ज्यादा समय नहीं लगना है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपके ही तरीके से इसी ऐसे ही करने लग रहा हूं धीरे धीरे समझा के भी, तो भी 1 मिनट में हो गया। मुझे बिना समझाए करना होगा तो मुझे ड्रामे लिखने क्यों होंगे, मैं मन में नहीं कर लूंगा। 3 और 5 8 और 6 14 जमा 3x बराबर 38, तो 3x बराबर 24, तो x की वैल्यू 8, सीधा भी कर लूंगा। 11 लिखिए सिर्फ। वेंकटेश 15 कैसे आया बेटा, 11 11 11। चलिए आखिरी सवाल भाई वेन डायग्राम का, तूफानी सवाल है। देखिए ये सवाल इतना बड़ा है और ये इसी बार का कैट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसकी हिंदी बनाता तो बहुत बड़ा चला जाता, भर जाता वो कॉलम, इसलिए सिर्फ इंग्लिश में ही है। तो एक बार आप कोशिश कर लीजिए, फिर मैं इसे समझाता हूं। पूरे 3-4 मिनट का समय, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक सवाल है।
और बहुत बढ़िया से कैलकुलेशन है, प्योर कैट का क्वेश्चन है, एज इट इज उतारा है। और कैट में एक सवाल को करने के 3.25 मिनट मिलते हैं आपको, 3 मिनट। देखिए यार, समझते हैं जी, ध्यान से देखिए। देखिए यार दोस्तों, सवाल बहुत ही प्यारा है। कह रहा है जी 1500 बच्चे हैं और इसी में 4 क्वेश्चन पूछ लिए, डीआई की तरह सवाल पूछा है। और एग्जैक्टली मींस में अगर कभी पेपर बहुत टफ बनाना हो, वैसे वेन डायग्राम आज तक टफ गया नहीं, आसानी रहा है, लेकिन जब भी टफ बनाना हो, जैसे आप 2019 वाला ही मींस उठा के देख लें तो उसमें यही कर रखा कि एक वेन डायग्राम दे दिया 3 गोले वाला और उस पर 4 सवाल लगातार पूछे हुए, है ना। लेकिन वो सवाल आसान था। अब इनको समझ लीजिए, थोड़ा सा टफ लेवल कर ले रहा है। कह रहा जी 1500 बच्चे, ध्यान देना भाई, ये है मेरे भाई 1500 बच्चे, ये हैं 1500 बच्चे, ये पूरा 1500 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लिखा जा, ठीक है जी। अब कह रहा है 3 पेपर हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बहुत ध्यान से समझना, अलग रंग में गोले बनाते हैं। ये फिजिक्स हो गया जी, ये केमिस्ट्री हो गया जी, और ये मैथ हो गया, हाँ है ना। बल्कि इसको भी अलग अलग रंग या इसी में बनाते हैं, चलिए। अब कह रहा है जी केवल 190 बच्चे केवल फिजिक्स में पास है। ये फिजिक्स था जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये फिजिक्स मान लीजिए, ये केमिस्ट्री है जी, ये मैथ है, हाँ है ना। आइए तो कह रहा है सवाल में क्या, कह रहा है जी 190 बच्चे ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास हैं, यानी ये वाला डाटा 190 है। 180 बच्चे ऐसे हैं जो केवल केमिस्ट्री में, ये 180 केमिस्ट्री। और कह रहा है भैया 240 बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं, यानी मैथ में 240। क्लियर है। आगे कह रहा है भैया कि सबसे आखिरी लाइन पढ़ के देखिए, 206 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में पास हैं, यानी ये वैल्यू है 206, ये वाली वैल्यू है 206। क्लियर है। अब जरा शुरुआत से फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है 366 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों में पास हैं, फिजिक्स और मैथ दोनों में 366 बच्चे। आगे कह रहा है जी, कहां गया 366, हाँ 346 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और केमिस्ट्री में पास हैं, मैथ और केमिस्ट्री में 346 बच्चे पास, हाँ है ना। फिर कह रहा है भैया, और एक और रह गया ना, हाँ 326 बच्चे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 326 बच्चे। तो मेरे भैया अब मैं यहां से अगर आपसे डाटा ये पूछता
कि वो बताओ जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है लेकिन मैथ में नहीं है। तो 326 में 206 घटाते तो ये आता कितना, 120। कितना आता जी, 120, हाँ है ना। 366 में 206 घटाते तो ये आता 160। 346 में 206 घटाते तो आता है 140। क्लियर है। अब मैं इस बार लैंग्वेज को फिर से बड़ा कर देता हूं ताकि आप समझ पाए, फिर छोटा करेंगे। अब एक बार पढ़िए जरा और जरा मैच करिए डाटा के साथ, कहीं दिक्कत तो नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं। बेटा इसका हिंदी में लिखा नहीं, हिंदी में लिख देते तो तुम जानते हो तबाह हो जाता सवाल, है ना। अब आ जाइए सवाल पे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन फिजिक्स। कहता जी फिजिक्स में कितने बच्चे फेल हुए हैं। आप इस बात पे जाइए मत कि फिजिक्स में कितने फेल हुए, आप ये निकालिए कि फिजिक्स में पास कितने हुए। तो ये वाला गोला फिजिक्स का है, तो फिजिक्स में कितने बच्चे पास हुए, 190, 120, 206, 160। भाई यही तो बच्चे फिजिक्स में पास हुए। देखो गोला कहां घूम रहा है, ये वाला गोला, ये वाला गोला फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में जो पास हो सकते हैं वो सारे इसी गोले में ही तो होंगे। इसके अलावा जो भी बच्चा है वो वही है जो फिजिक्स में पास नहीं हुआ, हाँ है ना। तो 190, 120, 206 और 160 को जोड़ लिया। तो जोड़ेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, हाँ है ना। तो इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 और 2 8 और 9 17, 1 और 1 2 और 2 4 1 5 और 1 6, 676 आया। यानी 676 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं। तो भाई टोटल बच्चे कितने थे, तो आप कहेंगे सर टोटल बच्चे थे 1500। 1500 में से 676 बच्चे फिजिक्स में पास हैं। तो बाकी जो बच गए वो कौन है, बाकी वो बच्चे हैं जो फिजिक्स में पास नहीं है। फिजिक्स में पास नहीं है मतलब फिजिक्स में फेल है। तो रोशन राकेश भाई उत्तर आएगा 824। इस बात को समझिए, फिर अगले पे आएंगे। टाइम हो गया लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसको कम आना है, टेंशन ना लो। क्लियर है भाई। तो यानी अगर कोई आपसे पूछे कि कितने बच्चे फिजिक्स में फेल हुए हैं तो उत्तर होगा 824। अब आगे आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट। ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए, ओनली वन सब्जेक्ट। ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए। तो भाई दिमाग दौड़ाओ और सोचो, यहां बुद्धि पे वजन डालो कि 3 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है, 3। सवाल में पूछ रहा है ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए। क्या मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, पास्ट ओनली इन 2 सब्जेक्ट। बताओ दोस्तों, ये दोनों बातें बराबर हैं या नहीं है। भाई केवल एक सब्जेक्ट में फेल कौन होगा, केवल एक सब्जेक्ट में फेल वही होगा जो 2 सब्जेक्टों में पास होगा। भाई 3 सब्जेक्ट है, घोड़ुओं ध्यान दो बे, कति घोड़ू हो तुम तो बे, नहीं आ रहा समझ, ऐसे कहने से थोड़ी होगा। ये बताओ कि घोड़ुओं सब्जेक्ट है 3, मैं पूछ रहा हूं कि केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला। तो भाई 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, 3 में से एक में फेल करना है, तो मतलब बाकी 2 में पास करना होगा, तभी तो केवल एक में फेल होगा बच्चा। तो यानी हमें यह निकालना है जो केवल 2 सब्जेक्ट में पास हुए हो, हाँ है ना, जो केवल 2 में पास हुए हो। तो केवल 2 में पास कौन कौन से हुए, 160 केवल 2 में पास हो रखा है, 140 केवल 2 में पास हो रखा है,
और 120 केवल 2 में पास हो रखा है। ये 206 मत ले लेना, क्योंकि ये 206 ऐसा है जो तीनों में पास हो रखा है, हमें लेना है जो केवल 2 में पास हुआ है। तो इसे जोड़ोगे तो 0 0 0, 6 4 10, 2 12, 1 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी 420 बच्चा ऐसा है जो केवल 2 सब्जेक्ट में पास है। और यही एक ऐसा बच्चा है कि अगर ये केवल 2 में पास है तो मतलब तीसरे में फेल होगा। और यही तो पूछ रहा है कि केवल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, तो उत्तर होगा 420। उत्तर होगा 420। रोशन भाई 1080 नहीं। हट, बकवास कर रहा है तुम, तो समझ ही नहीं पा रहे तुम लोग। फिर से समझो भाई, 3 सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट है जो 3 उंगलियां दिख रही है, 1 2 3। मैं कह रहा हूं उन बच्चों की संख्या बताओ जो केवल एक में फेल है। एक डाउन कर दिया, हाँ है ना, ये डाउन कर दिया, तो बचे कितने, 2। तो यानी वो बच्चा जो एक में फेल हो रहा होगा वो 2 में पास हो रहा होगा। आप कहें क्यों, मान लो 2 में फेल हुआ तो वो केवल 2 में फेल हो गया ना, फिर वो केवल एक में थोड़ी गिना जाएगा। केवल एक में फेल कर लो जो सिर्फ एक में ही फेल है, बाकी दोनों में पास है, हाँ है ना। तो हमें वो निकालना है जो केवल 2 सब्जेक्टों में पास है। तो 2 सब्जेक्टों में पास यहां था, यहां था, यहां था, हाँ है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आइए जी तीसरे पे पढ़िए भैया। तीसरा सवाल कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने का मतलब है, इसको भी दूसरे पे ही समझाना पड़ेगा, फेल्ड एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ये पूछा हमसे। थोड़ा सा समझदार बनना भैया, केवल एक सब्जेक्ट में कौन सा फेल होगा, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला, सब्जेक्ट में फेल होने वाला, फेल होने वाला। तो भैया केवल एक सब्जेक्ट में ना, सॉरी मैं गलत बोल रहा वाला, हाँ, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला। कम से कम का मतलब यानी वो बच्चा भी लेना है जो एक सब्जेक्ट में फेल हो रखा है, ठीक है जी। वो बच्चा भी शामिल कर लेंगे जो 2 में फेल हो रखा है, और हम उस बच्चे को भी शामिल कर लेंगे जो तीनों में फेल हो रखा है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? भाई कम से कम एक में फेल होना, हाँ है ना। जैसे मैं आपको ये कहूं यार कम से कम रात को 10 रुपए तो कमा ही लाना, तो इसका मतलब है कि यार कम से कम 10 तो लेके ही आना। 10 से ऊपर ले आओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 से नीचे नहीं जाओगे। ऐसे ही अगर कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होना, मतलब एक में फेल हो सकता है, 2 वाला फेल भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा और 3 वाला फेल भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। और चूंकि 3 ही सब्जेक्ट है तो यही कहानी हो सकती है, हाँ है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं यानी 3 में फेल वाला शामिल हो गया, 2 में फेल वाला शामिल हो गया और 1 में फेल वाला शामिल हो गया। अच्छा, जो बच्चा 1 में फेल हो रहा होगा वो सच मायने में 2 में तो पास हो रहा होगा ना। अगर कोई बच्चा 1 में फेल हो रहा है तो 2 सब्जेक्ट में तो पास हो रहा होगा, हाँ है ना। तो 2 सब्जेक्ट में कितने पास हुए देखते हैं। तो आपने देखे थे अभी कैलकुलेट करके कि 2 सब्जेक्ट में जो पास होने वाले थे वो 160, 120 और 140 थे, जिनका जोड़ आया था 420। यानी 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे थे 420। अब ये बताओ, अगर 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे हैं तो कोई बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है, यानी कुछ बच्चे अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक सब्जेक्ट में पास होंगे, तो हाँ है ना। तो केवल एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने बच्चे हैं जी, वो निकाल लेते हैं यहां से। तो एक सब्जेक्ट में पास 190, 240 और 180। जोड़ोगे तो 0, 8 4 12 और 9 21, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6, 610। यही है ना भाई, 8 4 12 और 9 21, 1 2 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 610 बच्चे। यानी 610 बच्चे ऐसे आ गए जो एक सब्जेक्ट में पास हुए, हाँ है ना। अब हमें वो और लेने जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए, ये निकालना पड़ेगा। तो तीनों सब्जेक्ट में फेल वाले कैसे निकालें भाई? तो आपको पता है ये पूरी काउंटिंग 1500, ये पूरी काउंटिंग 1500, उसमें ये गोले वाले सारे पास हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो 190, 180 और 240 का जोड़ था 610, अभी किया, हाँ है ना। 160, 160, 120, 140 का जोड़ किया, वो आया था 420, और जमा में 206 और जोड़ देंगे तो 6, 2 और 1 3, 4 2 6 और 6 12,
यानी 1236 बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, यानी 1236 बच्चा हुआ है जो पास हुआ है। तो 1500 में से अगर 1236 बच्चा हटा दें जो किसी ना किसी में पास हुआ है, तो बाकी 264 बच्चा कौन सा बच्चा? ये वो बच्चा है जो किसी में पास नहीं हुआ, यानी ये वाली, यानी ये 264 बच्चे की लिस्ट आ गई जो किसी में पास नहीं हुआ। हाँ है ना? और हमें जो चाहिए था वो यही तो चाहिए था कि वो किसी में भी पास नहीं हुआ। तो जो किसी में पास नहीं हुआ वो कितना है? 264। जोड़ दो भैया, तो ये 4 आएगा, 2 और 1 3 और 6 9 आया, 2 और 6 8 और 4 12, यानी 1294 बच्चा ऐसा होगा जो एक सब्जेक्ट में फेल है वो भी ले लिया, जो 2 में फेल है वो भी ले लिया, और जो 3 में फेल है वो भी ले लिया। यानी 1294 बच्चा ऐसा है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है। 1294 बच्चा ऐसा है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है। हाँ है ना? तो इसका आंसर आ गया भैया 1294। अब आते हैं तीसरे पे। कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। कितने ऐसे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं? हाँ है ना? निकालो भाई, अभी आप करके बताओ जो केमिस्ट्री और मैथ में फेल हुए हैं। सोचो, समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कल कटौती हुई थी वो आज भरपाई कर दें। आइए जी, आपको ये बात पता चल गई कि 264 बच्चा ऐसा था यहां पर। अरे यार, हाँ, 264 बच्चा ऐसा था मेरे भाई। 264 स्टूडेंट ऐसा था जो तीनों ही सब्जेक्टों में फेल था। हाँ है ना? अब देखिए यार, और गौर से मेरी बात सुनिए, समझिए। अब जरा सवाल पे आइए। अब आपसे पूछा गया है, सवाल में कह रहा है जी वो बच्चे बताओ जो केमिस्ट्री और मैथ दोनों में फेल हुए। यानी वो बच्चे बताओ जो केमिस्ट्री और मैथ दोनों में फेल हुए। केमिस्ट्री और मैथ दोनों में फेल हुए, दिमाग दौड़ाना। ये है जी केमिस्ट्री में और ये है मैथ में। यानी ये गोले ऐसे हैं, मैं ऐसे कह देता हूं, अगर बड़ा भरूं इसको हरे पेन से, हरे से नहीं किसी नीले से, कि ये सारा बच्चा हुआ है भाई जो केमिस्ट्री में पास हुआ है और ये मैथ में पास हुआ है। हाँ है ना? और वो कह रहा है कि वो बच्चे बताओ जो ना केमिस्ट्री में पास हुए हो ना मैथ में पास हुए हो। हाँ है ना? क्योंकि केमिस्ट्री एंड मैथ ही है, मतलब जो केमिस्ट्री मैथ में पास ना हुए हो। तो ये वो गोला था जिसको केमिस्ट्री और मैथ में पास हुआ था। बाकी जो बच गए वो सारे वो बच्चे जो केमिस्ट्री मैथ में पास नहीं हुए। कौन कौन से जी? 190 बच्चे तो ये जो केवल फिजिक्स में पास थे, जो इन दोनों में पास नहीं थे। हाँ है ना? और ये बाहर बाहर का जो जगह बच गई 264 बच्चा, ये तो जोड़ोगे तो 4 9 6 15, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 454 बच्चा ऐसा है जो मैथ और केमिस्ट्री में पास नहीं हुआ, यानी मैथ और केमिस्ट्री में फेल है। 454 बच्चा। ये मेरे बच्चे अभी का करंट का कैट का क्वेश्चन है, ठीक है? तो हमने लेवल को सबसे हाईएस्ट लेवल पे ले आए। 420 कहां से गया आया? 420 निकालो तो था, कैलकुलेशन करके तो बताया था 420 कैसे आया। अब थोड़ी बताऊंगा दोबारा उसी चीज को, ठीक है? तो आज मेरे बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यार आप सबको। और इसको 2-3 बार पढ़ना इन चीजों को, तब जाके पल्ले पड़ेगी।